कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो, हमेशा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमने हेडिंग डाली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं, देखो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या है। देखो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर एक सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्या रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। सॉलिड और लिक्विड होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर, लिक्विड और सॉलिड आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर सॉलिड का है वही वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा। यानी अपन दूसरे टर्म्स में ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड है ना और उस सॉलिड का जो लिक्विड है उन दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो जाए। वापस सुनो मेरी डेफिनेशन, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस स्टेट, ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं वेपर स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट और सॉलिड क्या हो जाए, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने कल ग्राफ बनाया था, तो ये अपन ग्राफ देखते हैं वापस। देखो इधर लिया वेपर प्रेशर, इधर लिया टेम्परेचर। तो आपने क्या देखा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये मैंने ले लिया लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ, ठीक है। ये मैंने किसका ले लिया, लिक्विड सॉल्वेंट का, ठीक है। अब देखो ये लिक्विड सॉल्वेंट हो गया इस तरह से। अब जैसे ही इसके अंदर हम कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाते ही रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि काफी सरफेस जो है वो किससे क्लोज हो गई, बहुत सारी सरफेस आपकी उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से ढकी जा चुकी है, ढकी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इस कारण होगा क्या कि आपका अपन क्या कह सकते हैं कि अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो कंपैरेटिवली पहले से क्या आएगा बच्चों, कम आएगा, है ना। तो आप बताओ अगर सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर है तो कंफर्म है सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम आता है। तो ये मान लीजिए आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। ये वैसे कल पढ़ चुके हो आप, ये कल पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हमने कौन कौन से ग्राफ बनाए हैं, देखो आप, हमने ग्राफ बनाए हैं, ऊपर बनाया है लिक्विड सॉल्वेंट, उसके नीचे बनाया है लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान से सुना मेरी बात। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। अब आपको कैसे कैसे, देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट समझना। हम जब फ्रीजर खोलते हैं तो फ्रीजर खोलते आपको वहां पे धुआं दिखता है ना, कभी देखना। तो वो जो वेपर फेज है, धुआं किससे बना हुआ है, वेपर फेज से बना हुआ है। या आप इसको ऐसे सोचो, हम ओडोनिल यूज करते हैं घरों में, ओडोनिल सॉलिड होता है, आप उसको रख देते हो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है ना। आपने देखा होगा कैम्फर कपूर होता है ना, उसकी एक आप क्या करो छोटा सा टुकड़ा रख दो और बहुत टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। तो सॉलिड का भी बच्चों क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे हम कपड़ों में नेफ्लिन की बोल रखते हैं तो उसकी स्मेल आती रहती है, यानी वो क्या होता है, अपनी वेपर बना रहा है, ठीक है। अगरबत्ती है, आपने देखा होगा सॉलिड फॉर्म में होती है लेकिन उसकी स्मेल आती रहती है, आती रहती है कि नहीं रहती रहती। तो ध्यान रखना बच्चों, सॉलिड का भी वेपर होती है ना। तो वेपर होगी सॉलिड की तो उसका भी वेपर प्रेशर आएगा। फ्रीजर सबसे सिंपल है,
आप फ्रीजर को खोलोगे ना तो धुआं उड़ता हुआ दिखेगा वहां पे, तो वो जो धुआं है बच्चों वही तो वेपर है, और उसके कारण कुछ प्रेशर डेवलप होगा। तो वापिस सुन लो, देखो हमने क्या बोला अभी तक, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है ना, जिस टेम्परेचर पर अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि, बोलो क्या कह सकते हैं बच्चों, कि जिस उस के सॉलिड और जो लिक्विड फेज है, सब्सटेंस की जो सॉलिड और लिक्विड फेज है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये भी कह सकते हैं कि दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जनरली हमने देखा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसा गया, सॉल्यूशन का ग्राफ इससे नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के केस में सरफेस ढकी जा चुकी। ये बात मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं, आई थिंक आपको अब ये दिमाग में बैठ गई होगी, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, हमने बोला कि हर सब्सटेंस जो वोलाटाइल है तो उसकी सॉलिड स्टेट का भी क्या होगा, वहां पे वेपर पक्की बनेगी। तो अब सॉलिड वाले ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो समझना ढंग से। तो देखो बच्चों सुनो, ये ग्राफ दिख रहा है, ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है, ध्यान देना आप। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये जो है वो है सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो है वो है सॉलिड सॉल्वेंट, और वो जो था वो था लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है ना। आ गया, बोलो, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट। जैसे आपका वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है, आइस होती है। तो ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसा आता है, समझ आएगा। सॉलिड का भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉलिड का भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, हमने ये ले लिया, अब ये सॉलिड सॉल्वेंट है और वो लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आ रहा है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, देखो ये पॉइंट है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए ना। देखो बच्चों, जो ऐसी लाइन थी ये वाली, ये तो थी लिक्विड सॉल्वेंट की, और ये थी, वो थी आपके सॉलिड सॉल्वेंट की। ये मैंने उस लाइन को आगे बढ़ाया तो इस पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, कट किया। तो इस पॉइंट पर सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर क्या आ गया, इक्वल आ गया ना। तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को अपन पी नोट बोल देते हैं। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि बच्चों ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का। अब देखिए, अब जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम आता ही है, ये समझ गए होंगे। आप मेरी बात सुन के बोर हो चुके होंगे। सॉल्यूशन के अंदर इसकी सरफेस ढकी जा चुकी होती है, जब सरफेस ढकी जा चुकी होती है तो रेट ऑपरेशन कम, तो नीचे बनेगा। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा, कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो तो उसमें सबसे पहले हमेशा सॉल्वेंट कंटेंट की फ्रीजिंग होगी। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अपन दूध को अगर फ्रीज करें, मिल्क को, तो दूध के अंदर जो वाटर कंपोनेंट है ना बच्चों, वो सबसे पहले फ्रीज होगा। आप एक काम करना, एक गिलास में दूध लेना और उसको फ्रीजर में रख देना, और जब वो पार्शियली फ्रीज हो जाए ना तब आप उसको देखना, कंप्लीट नहीं पार्शियली, तो आप उसमें देखना कि आपको सबसे पहले वहां पर आइस के क्रिस्टल दिखेंगे। आइस के क्रिस्टल मतलब वाटर की सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल हो गए। ये सिंपल सा एग्जांपल है, कर सकते हो। या कोई ऐसा फ्रूट लो जिसके अंदर वाटर कंटेंट है, जैसे मैंगो है ना, आपका टोमेटो है, एक टोमेटो आप फ्रीजर के अंदर रख देना और आप देखना कि वो सॉलिड हो जाता है। तो जब आप उसको काटोगे ना
तो आइस के क्रिस्टल मिलेंगे आपको। तो हमेशा ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, जब भी किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करोगे तो पहले क्रिस्टल हमेशा और हमेशा उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने शुगर का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसको फ्रीज किया, फ्रीज करने पर पहले वाटर के क्रिस्टल बनेंगे, समझ में आएंगे? ठीक है, आपने मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिया, तो फ्रीज करने पर आपको वाटर क्रिस्टल पहले मिलेंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, यूरिया को एसिटिक एसिड में डिसोल्व किया, तो जब आप कूलिंग करोगे तो सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है, तो पहले क्रिस्टल उसी के बनेगी। अब देखो एग्जैक्टली बात तो वही हो रही है ना, जम कौन रहा है? जम तो लिक्विड ही रहा है। तो जो लिक्विड यहां था वही लिक्विड यहां पर है ना, ये वाटर था, उस वाटर में आपने मान लीजिए शुगर डाल रखी थी। तो अब जैसे देखो ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पर काट रहा है, इस वाले ग्राफ को अपन आगे बढ़ा के चेक कर सकते हैं। देखो ये जस्ट इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर आके इसने इसको काट दिया, तो देखो ये बनेगा इसका पीएस। देखो पी नॉट पीएस, ध्यान दीजिए पीएस पी नॉट से नीचे आ रहा है ना, तो बोलो वेपर प्रेशर में क्या हुआ? डिप्रेशन हुआ, लोअरिंग हुई। अब देखो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए कल जब हमने पढ़ा था तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उस तरफ आ रहा था, आज जब हम पढ़ रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन इस तरफ आ रहा है। ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बच्चों ये 12th में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? तो देखो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा पी बोल देते हैं और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा टी बोल देते हैं। F स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग। वापस सुन लो बच्चों, अभी तक जो मैंने बोला एक बार वापस बता देता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, मतलब दोनों का वेपर फेज वेपर प्रेशर क्या हो जाए? आपका इक्वल आ जाए, ठीक है? तो हमने ये बनाया ग्राफ और सॉलिड सॉल्वेंट, तो मैंने इस ग्राफ को आगे बढ़ा के पता कर लिया। अब जब उस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाया तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कम, वेपर कम बनेगी, तो ग्राफ नीचे आया। इस ग्राफ को मैं नीचे लाके यहाँ टच करके मैंने पता कर लिया, ठीक है ना? इतना सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पर जो सबसे पहले क्रिस्टल हैं वो आपके सॉल्वेंट के मिलेंगे, ठीक है ना? आप कॉमन सा एग्जांपल घर पे दूध को फ्रीज करके देख लेना। अब देखो बच्चों सुनो, ये ध्यान है बच्चों 12th में आता है क्वेश्चन। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्रॉम अबव ग्राफ, यहां से आप ऐसा कह सकते हो, देखो क्या कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी है। जितना ये डिक्रीज हुआ उतना भी ये डिक्रीज हुआ, है ना? यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन ऐसा कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बोला जा सकता है, ठीक है? ऐसा ही कल आया था रिलेशन। अब अगर अपन इसको प्रोपोर्शनल को हटाएं तो मैंने K इंटू डेल्टा पी लिखा, डेल्टा टी एफ। अब याद कीजिए कल मैंने आपको बताया था कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, ठीक है? इसको मिला के अपन क्या बोल देंगे? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। देखो फॉर्मूला वही है, डेल्टा टी भी आया था तो के भी आया था इनटू मोलैलिटी।
आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये डेल्टा टीएफ ये कैसे निकालोगे? देखो बहुत आसान है, हमें ये डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा ही करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा करना पड़ेगा हमें। अब देखो, अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी। देखो बच्चों, कल यहाँ प्लस आया था और आज यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है ना? आज यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो हमें लोअरिंग बोलनी पड़ेगी, और प्लस आया था तो हमने एलिवेशन बोला था, ठीक है? तो अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हर एक एक्वस सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्रीज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का मतलब -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, माइनस बोला मैंने, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ठीक है ना? जैसे अगर मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो मिल्क का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट आता है माइनस, आपका होता है 0.52 के आसपास होता है। ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से? फॉर्मूला वही है, बस यहाँ थोड़ा सा अलग आया है, यहाँ चेक कर लीजिए आप, ठीक है? तो अब देखो सुनो, देखो सुनो, कल हमारा फॉर्मूला आया था डेल्टा टीबी केबी इंटू मोलैलिटी, और आज हमारा फॉर्मूला आया है केएफ इंटू मोलैलिटी। इसमें तो मुझे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारी हेडिंग थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कोई चीज बढ़ रही है ना? तो आप एक बार बताओ, बढ़ रही है तो अपन क्या करेंगे, अपन फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें ताकि चीज हमें पॉजिटिव मिल जाए। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। जैसे मान लो पहले 10 था, बढ़ के 12 हो गया, तो मैं 12 में से 10 माइनस करूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा ना? तो देखो अब इसको आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा टीबी को कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ था, डिप्रेशन आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है। देखो जैसे पहले 10 था और अब कम होके क्या हो गया, आपका 8 रह गया, ठीक है? तो अब अगर हमें पॉजिटिव डिफरेंस लाना है तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करना चाहिए, समझ में आ गया? तो इनिशियल सॉल्वेंट है, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा करना चाहिए। ये डिफरेंस देख लीजिए, पहले सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो ताकि ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाए, और अगर कोई चीज कम हो रही है तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करो। सिंपल सी बात है, 10 से 12 हो जाए तो 12 माइनस 10 कर दो, 10 से 8 हो जाए तो 10 माइनस 8 कर लो, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो केएफ है इसको अपन बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है? अब देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, केएफ हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपॉन इस इक्वेशन से। देखिए तो यहां से अगर मैं बोलूं मोलिटी की वैल्यू 1 है तो केएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ, ऐसा बोला जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू केएफ, ठीक है? अब देखो बच्चों, केएफ जो है ये है
प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट की। KF और KB दोनों सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ये दिमाग में फिट कर लेना। अब सुनो बच्चों एक चीज और, अगर अपन KF की वैल्यू देखें तो वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और जो कैम्फर होता है कपूर उसके लिए आती है लगभग 38.7। ठीक है, देखो यूनिट यहां से समझो, केल्विन मोलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ठीक है, तो सोल्व करने पे यूनिट आ गई। अब देखो बच्चों, कैम्फर के लिए केएफ की वैल्यू बहुत बड़ी है ना, सोचो अब आप, जितना केएफ ज्यादा होगा ये डेल्टा टीएफ उतना ही ज्यादा आएगा। तो जितना डेल्टा टीएफ ज्यादा आएगा उसको मेजर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो एक तो मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि एक तो डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए 0.01 का, एक तो डिफरेंस आया 0.0 और एक जगह डिफरेंस आया मान लीजिए 1 का। तो 0.01 और 1 इसमें से इसको मेजर करना मेरे हिसाब से इजी होगा ना, जितना डिफरेंस बड़ा होगा उसको मेजर करना इजी है। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा 0.01 सेंटीमीटर की एक लाइन बना के दो और फिर मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर की लाइन, तो इसको आप इजीली बना दोगे, ये बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखो केएफ जितना ज्यादा होगा डेल्टा टीएफ उतना ही ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होगा उसको मेजर करना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि जब भी फ्रीजिंग पॉइंट से आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है तो कैम्फर क्यों यूज लेते हैं, इससे यूज लेते हैं जिससे डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा आए, जिसको मेजर इजीली किया जा सके। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो अब सुनो, देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो क्या इन तीनों सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर आएंगे? देखो कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टीएफ इनटू मोलैलिटी, सिंपल सी बात है, सबकी मोलैलिटी 1 है तो 1 आएगी। टीएफ इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, सब एक्वा सॉल्यूशन है यानी सब में सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो 1.86 चेक कीजिए, सबका डेल्टा टीएफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब जब डेल्टा टीएफ इक्वल आ रहा है तो कंफर्म है कि अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालोगे तो क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। सॉल्वेंट सब में वाटर है तो क्या होगा 0 माइनस 1.86, यानी इन सब का फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सिमिलर आएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब आप केएफ की वैल्यू निकाल रहे हो तो डेल्टा टीएफ काम ले रहे हो, तो डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लें और चाहे केल्विन में लें एक ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, तो ये मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड सारी बातें बता दी। ठीक है, अब देखिए, अब देखो बच्चों, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ऐसी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, और एक इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है ये केएफ इनटू मोलैलिटी, इस पे भी मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, है ना, नीट और जी दोनों में आ चुका है।
इसमें जेई में आ चुका है, लेकिन नीट में अब आएगा, कंफर्म आएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करने पर आपको क्या आने वाला है ना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने पिक्चर निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, देखो, पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू m इंटू एम बी डिवाइड बाई 1000 इंटू के एफ इंटू मोलर। ठीक है, तो ऐसा करने से मोलर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप इससे कर सकते हो। समझ में आ गया मेरे हिसाब से? बोलो। अब एक चीज सुनी, देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 105 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये सॉल्यूशन किस रेंज तक लिक्विड स्टेट में रह रहा है। अब बहुत अच्छे समझना ये क्वेश्चन। देखो, लिक्विड से वेपर बनना बॉइलिंग होता है और लिक्विड से सॉलिड बनना क्या होता है, फ्रीजिंग। अब ये कह रहा है कि 105 पे जाकर ये वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, यानी 105 तक एक तरह से अपन कह सकते हैं कि लिक्विड फेज में है, उससे ज्यादा जाते ही अब क्या होने लग जाएगा, वो वेपर फेज में आने लग जाएगा। -5 पे जाके फ्रीज हो रहा है, यानी उससे पहले तो फ्रीज नहीं हुआ ना। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो इसकी लिक्विड की रेंज है वो कितनी हो गई, फिर वो हो गई, देखो, आपकी 110, यानी 110 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में। बेटा ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई हम कह रहे हैं इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस टेम्परेचर पे आने के बाद इसकी लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। मतलब लिक्विड है तो सही, है ना, उससे पहले तो सारा लिक्विड था, इस पे आके वेपर फेज और लिक्विड का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो -5 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर पर आके लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। तो अब आप डिफरेंस देख लो, 0 से -5 इधर और 100 से +5 इधर, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 110 आ गया। समझ में आ गया? हमेशा आंसर 100 मत कर देना, 100 तब होगा जब वो प्योर वाटर हो। प्योर वाटर का हो जाएगा, है ना बेटा। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस 100 का है। मैंने सॉल्वेंट नहीं बोला, मैंने सॉल्यूशन बोला है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ढंग से समझ लेना। ठीक है बच्चों, अब देखो, सुनो, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे देखो, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, डाटा में लिखता हूं। डाटा ये कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेस, ये आपको कह रहा है -0.3 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो कह रहा है -0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है -0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वो आपको दे रहा है, मान लो मैंने एक बार 25 ले लिया, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो दे रहा है आपको 23, और आपको KF4 वाटर वो आपको बताइए, ये दे रहा है। आपको क्या करना है, एक मिनट, सॉरी, ये तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो बच्चों, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें यहाँ चाहिए डेल्टा टी एफ, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो बच्चों, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये तो सबको पता है। तो आपने क्या देखा था, डेल्टा टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का ये पड़ा तो माइनस, सोल्व करने पे कितना आ गया 0.3। ठीक है, तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पी नॉट 25, पी एस फाइंड आउट करना है, ये 25, डेल्टा टी एफ ये आ गया। ठीक है, एम बी वाटर का ये 1000 और 1.8, सोल्व करके पी एस निकालेंगे। इस कंसेप्ट पे अभी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सीख लेना, बहुत ठीक है ना, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। अब सुनो, देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि 18 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 100 gram water, then calculate freezing point of aqueous solution। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ये 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ग्लूकोज का 18 दिया हुआ है, ग्लूकोज के मोल हो जाएंगे 180। क्या करेंगे 18 डिवाइड बाय 180, 0.1 मोल आ गए, सबको सिंपल सी बात समझ में आ गई। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालना है, केजी में जब निकालेंगे 100 ग्राम दिया हुआ डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ गया 0.1 आ गया। तो देखो हमने क्या सीखा था कि जो डेल्टा टी एफ है वो के एफ इंटू मोलैलिटी, तो के एफ 1.86 होता है। अब देखो मो हमें पता है मोल, मास पता है, तो 0.1 0.1 सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर 1.86 ये डेल्टा टी एफ आया है, डिफरेंस नेगेटिव में नहीं आएगी। लेकिन अब आपसे पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन। देखो बच्चों ध्यान रखना, कई बच्चे बहुत गलत करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि वो पूछ क्या रहा है, डेल्टा टीएफ पूछ रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। डेल्टा टीएफ पूछे नेगेटिव मत करना, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछे कंफर्म नेगेटिव आएगा आंसर। ठीक है ना, तो अब देखो अगर आपने देखा था डेल्टा टीएफ, ठीक है, तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला तो सबको पता है बच्चों, कि डिप्रेस हो रहा था, कम हो रहा था, तो कम हो रहा था तो हमने क्या बोला था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 1.86, ये 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, इस माइनस को इधर ले आओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, ये आ गया। देखो ये माइनस में आया, आया कि नहीं आया, आ गया बच्चों, ये किस में आया, माइनस में आ गया। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं पर, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है मेरे को, ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन वो है
0.8 क्या कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। इतना सा हमें दिया हुआ है और हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। बच्चों ये मोल फ्रैक्शन वर्ड हमने कहीं पढ़ा है, देखो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इनका जो रेशियो होगा वो इनके मोल का रेशियो हो जाएगा। ऐसा तो हमने पढ़ा है, तो जानते हैं जो मोल्स का रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। बोलो सही बात है, सबको पता है, ये बात सबको पता है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए वाटर के मोल फ्रैक्शन 0.8 है, तो कंफर्म है सॉल्यूट की क्या हो जाएगी 0.2, यानी रेशियो ये आ गया। सिंपल सी बात है, यानी उस सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट है एंड 4 मोल वाटर है। ये तो सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। 1 मोल सॉल्यूट 4 मोल आपका वाटर के अंदर है। अब देखो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो के एफ मोलैलिटी कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी किसमें, केजी में। अब देखो के एफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अच्छा वाला दिख रहा है तो 1 है, डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटा मोल वाटर के 4 है, मोल से मास निकालना हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 18 ये ग्राम में आया, इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो अल्टीमेटली देखो क्या आएगा, के एफ ये आ गया मेरे पास, बोलो डेल्टा टी एफ आ गया। अब जब डेल्टा टी एफ आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट तो हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मान लो मैं केल्विन में निकालना चाहता हूं तो 273 माइनस के एफ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 72, के एफ की वैल्यू रख के अपन सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। आगे सुनिए, ये बच्चों न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में हैं, आप चेक कर लेना। देखो एक क्या कह रहा है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर 3% यूरिया एंड 1.8% ग्लूकोज बाई मास, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि ये बताइए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन के अंदर 3% यूरिया एंड 1.8% ग्लूकोज बाई मास है, याद कीजिए बाई मास, या हमने जिसको बोला था वेट बाई वेट यूनिट बोला था क्या, बाई मास या वेट बाई वेट यूनिट बोला था। वेट बाई वेट यूनिट में मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब ऊपर और नीचे दोनों चीजें एक जैसी हो तो सबको मिला के 100 होएगा। तो इसमें कैसे समझेंगे, देखो बच्चों 3 ग्राम यूरिया है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, तो वाटर कितना हो गया 100 माइनस 4.8 यानी 95.2 ग्राम। ये है, दोनों अलग अलग नहीं है बच्चों, एक ही अंदर है, ठीक है। अब देखो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये है KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, ऐसे करते हैं। अब समझे आप ढंग से, देखो ये रहा KF। अब जब सोल्यूट एक से ज्यादा टाइप के हैं तो सबके सोल्यूट के मोल्स निकाल के एडिशन करना है,
देखो बच्चों, यूरिया है 3 ग्राम, तो क्या करेंगे 3/60। यूरिया का मोल ऐसे निकलेगा, यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है बच्चों, तो हमने निकाल लिया यूरिया का। फिर देखो ग्लूकोज का 1.8 डिवाइडेड बाई 180, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने इनके सब के क्या कर लिए बच्चों, मोल निकालिए, और मोल निकाल के इनके बीच में मैंने देखो प्लस का साइन लगा रखा है, लगा रखा है ना। इस प्लस के साइन का मतलब हमने दोनों सॉल्यूट के मोल्स को एडिशन कर दिया, बस अब तो हो गया हमारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो नीचे क्या आ जाएगा, WB ये 95.2 है, तो 95.2 डिवाइड बाई 1000 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब भी एक से ज्यादा सॉल्वेंट देना तो सबके मोल निकाल के ऐड करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। मैं लेता हूं एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 12th में पक्का क्वेश्चन आता है। देखो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है ना। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस यानी जो फ्रीज होने वाले प्रोसेस को अपोज करे, यानी फ्रीजिंग के प्रोसेस को रोक दे। अब देखो बच्चों सुनो, जहां पर हायर एल्टीट्यूड होता है, तो आपने देखा पहाड़ों पर जैसे जैसे अपन जाते हैं वहां टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वहां क्या दिक्कत होती है बच्चों कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो अपन वाटर काम में लेते हैं, है ना, कूलेंट के तौर पे, या तो वो तो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज हो गया तो जो इंजन का सिस्टम है वो तो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर कोई ऐसा सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल उसके अंदर ऐड करेंगे जो वाटर को उसके नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीज नहीं होने दे। मतलब वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो 0 पे ना हो, वो मान लो -10 पे जाके फ्रीज हो, तो फिर दिक्कत नहीं है ना। 0 पे फ्रीज नहीं हो रहा, -10 पे जाके फ्रीज हो रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन अगर मान लो टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस भी है तो वो फ्रीज नहीं होगा। जैसे लेह और लद्दाख जहां हमारी आर्मी रहती है, आपने पढ़ती हो न्यूज़पेपर में कि इतना कम टेम्परेचर होता है, सोचो अगर वहां पर वाटर जो अपन ऑटोमोबाइल्स में यूज ले रहे हैं वो अगर फ्रीज हो गया तो फिर ऑटोमोबाइल चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस मिलाते हैं, है ना। आपने एक नाम सुना है अपनी गाड़ी के अंदर कि साहब कूलेंट खत्म हो गया, आप में से अगर कोई गाड़ी का नॉलेज रखता हो, एक वर्ड सुना होगा कूलेंट, कभी गाड़ी का बोनेट खोल के देखना, आपको उसमें पता लग जाएगा। तो कूलेंट क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। जैसे क्या होता है अपने इधर कूलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि वाटर जल्दी से जल्दी वेपर बन के उड़ जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है हमारे साइड। तो हम चाहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। तो जो 100 पे बॉइल हो रहा था वो मान लो 110 पे जाके बॉइल होगा, तो वाटर की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी ना। बेटा गाड़ी जब चलती है तो इंजन गर्म होता है ना, देखा होगा ना, बहुत गर्म हो जाता है, तो वो हीट क्या कर सकती है, वाटर को वेपराइज करके उड़ा सकती है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि कूलेंट यूज ले जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। ये मैं जो चीज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है, ठीक है ना। तो कूलेंट भी काम आता है और एंटी फ्रीजिंग। अब एक मजेदार बात सुनो, एक सब्सटेंस है इथाइलिन ग्लाइकोल, वो दोनों का ही काम कर देगा भाई। जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही डिक्रीज होता है। तो देखो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस के तौर पर हम लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। किसको काम में लेते हैं अपन, किसको काम में लेते हैं बच्चों, अपन काम में लेते हैं
एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस के तौर पर इथाइलिन ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है। वापस सुन लो बच्चों, देखो एंटी फ्रीजिंग ऐसा सब्सटेंस जो फ्रीजिंग के प्रोसेस को क्या करता हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर रोक दे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। हमने जो सब्सटेंस मिलाया वो वाटर को 0 पे फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा तो 0 के वो 0 से नीचे जाके फ्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब सुनो बच्चों, देखो ग्लाइकोल का यूज अपन इसलिए करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ये है बच्चों, CH2OH CH2। इसका देखो मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो याद कर लो, काम आएगा 62 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट लर्न कर लो बच्चों 62। अब सुनो, एक बात बताओ मुझे, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जैसे हमारे पास कुछ मिल्क है और कुछ शुगर है, ठीक है, आपको ऐसा बोला जाए कि 1 चम्मच चीनी 1 गिलास दूध को मीठा कर सकता है, तो 5 चम्मच चीनी अगर मेरे पास है तो मैं 5 गिलास दूध को मीठा कर पाऊंगा ना बच्चों? ऐसा नहीं है कि 5 चम्मच चीनी से मैं 10 गिलास दूध को मीठा कर दूं, नहीं कर सकता ना। मुझे अगर 10 गिलास दूध को मीठा करना है तो 10 चम्मच चीनी चाहिए। अब वही बात मैं यहां बोलता हूं कि आपने जो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस मिलाया उसकी जो अमाउंट है वो एक डेफिनेट अमाउंट को ही क्या करेगी, फ्रीज होने से रोकेगी, ठीक है। तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया वो तो फ्रीज नहीं होगा, लेकिन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज नहीं कर पाया वो तो फ्रीज होगा। मेरी बात को वापस सुनो, मैंने बोला 1 चम्मच चीनी 1 गिलास दूध को मीठा करती है, मेरे पास 5 चम्मच चीनी है और 10 गिलास दूध है, तो मैं इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 5 गिलास दूध को मीठा कर सकता हूं, ठीक है, 10 गिलास को नहीं कर सकता। तो जो मैं अमाउंट यहां मिलाऊंगा वो अमाउंट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर का ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर पाएगी। जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया वो तो आइस में नहीं कन्वर्ट होगा, बाकी कन्वर्ट होगा। अब इसमें अपन एक क्वेश्चन समझते हैं, देखो बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, ये कहता है कि हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, इसमें हमने 25 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया, ठीक है, समझना, 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम हमने क्या मिलाया, इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया, ठीक है, और इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर रहे हैं। तो कहता है कि बताओ अमाउंट ऑफ आइस बताओ कितनी बनेगी। यहां पर क्वेश्चन समझ में आया? 100 ग्राम पानी लिया, उसमें आपने 25 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिला रखा है, उसको -10 पे फ्रीज कर रहे हो, तो आपको ये बताना है कितनी आइस इस प्रोसेस में सेपरेट होने वाली है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, समझते हैं बच्चों, देखो ध्यान दीजिए। इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो अपन ये पता कर लें इस 100 ग्राम वाटर के लिए एग्जैक्टली कितना इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली कितना इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए। देखो कैसे करेंगे, सुनो, हमारा फॉर्मूला ये है डेल्टा TF, KF इंटू WA अपॉन MA, WB ये अगर ग्राम में होगा तो पर 1000 है, ठीक है। ये मोलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, मोलिटी मोल होती है, मोल WA अपॉन MA, ये आ गया। अब मुझे बात हो, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो बच्चों आपको यहां पर डेल्टा TF चाहिए, डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, तो डेल्टा TF कैसे निकालोगे, 0 माइनस
10 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना आ गया 10 हो गया। डेल्टा TF 10 है, KF 1.86। हमें इथाइलिन ग्लाइकोल की अमाउंट पूछना है, पता करनी है, into 1000 डिवाइडेड बाई 62 और ये 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर सकते हैं है ना, सोल्व कीजिए आप। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ये आपको पता लग जाएगा। तो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल वो आ रहा है आपका 100/3 आ रहा है, यानी एग्जैक्टली आपको इस प्रोसेस के लिए इतना इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए, यानी ये लगभग हो गया 33.33 और आपने यूज कितना लिया 25 लिया ना। 10 गिलास दूध के लिए आपको 10 चम्मच चीनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास 5 ही थी ना, तो आपने थ्योरेटिकली दिया, बता दिया कि भैया हमें चाहिए 10, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 5 ही है। तो हमें ये तो पता लग गया कि चाहिए इतनी, लेकिन हमने क्या बोला अवेलेबल इतना ही। तो आप बताओ कि 100/3 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल will reduce freezing point of 100 ग्राम वाटर करेगा, 100 ग्राम का कर देगा, तो 1 क्या हो जाएगा 100/100/3, 25 ग्राम कितने का करेगा, कर सकते हैं कितने का करेगा 75 ग्राम का, यानी सिर्फ 75 ग्राम का ही ये रिड्यूस कर पाया। तो बच्चों 75 ग्राम का रिड्यूस हो गया ना, वो तो फ्रीज नहीं होगा, कितने का रिड्यूस नहीं हुआ, तो 100 में 75 माइनस कर दो, यानी 25 ग्राम का रिड्यूस नहीं हुआ। जिसका रिड्यूस नहीं हुआ वही तो हमारी आइस बनेगी। वापिस सुनो, 100 ग्राम वाटर मिला 25 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, इस सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हैं -10 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें क्या पूछना है कि इस प्रोसेस में कितना आइस आपको मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, पहले पता कि 100 ग्राम वाटर के लिए आइडियली कितना इथाइलिन ग्लाइकोल हमें चाहिएगा। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा TF यहां से निकाल लिया, KF 1.86 ये हम निकाल रहे हैं, EG मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, Ma 62 ये मैंने बोला लर्न कर ले, 100 ग्राम ये दिया हुआ है, ग्राम में था उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, सोल्व करने पे इतना है, मतलब मुझे इतना इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए लेकिन है इतना ही, बस फिर यूनिट मेथड लगा के सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कल छुट्टी नहीं है ना, परसों छुट्टी है,